मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती और वह भाभी भाभी कर कर मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात जब मैं उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो रिश्तेदारों ने मुझे हॉल में बैठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। अचानक से मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे मेरे देवर के इस तरह से लगातार घूरना अच्छा नहीं लगा। वह मुझे ही क्यों देखे जा रहा था। इस वक्त वह 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर न दौड़कर मेरे पास आया और न मुझसे कोई बातें की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में यह सोचा कि बहुत ही बेशरम लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा शर्म नहीं है। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं भी माथे पर पल्लू डाले उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसकी यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा। फिलहाल सारे रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। मेरे पति अमन भी मेरे कमरे में देर से आए, परंतु मैं बिल्कुल उदास बैठी थी और वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देकर कहने लगे, क्या बात है ऋषा? फिर वो समझ गए वह काफी देर से कमरे में आए इसलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती ही हो ऐसे मौके पर दोस्तों को मजाक आसमान पर होती है। पर फिर अमन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया। मैंने देवर की बात अपने पति के सामने दोहराया नहीं था। क्या सोचेंगे, आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरे पति अमन का एक ही भाई था, समीर। मेरी सास और ससुर इस दुनिया में नहीं थे। घर में मेरा पति और मेरा देवर समीर ही रहा करते थे। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अमन कहने लगा, आज का नाश्ता मैं बाजार से लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ता के टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बातें की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अमन भी टेबल के पास आकर बैठ गए तो मैंने उनके प्लेट में रोटी और सब्जी डाली तो अमन खुद खाना ना खाकर रोटी तोड़कर अपने हाथों से देवर को खिलाने लगे। यह देखकर मुझे हैरत हुई और इससे ज्यादा हैरत मुझे यह हुई कि समीर अभी भी सामने बैठकर मुझे ही देखे जा रहा था। उसे अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा। वह तो इसे रोक सकते थे और फिर मुझे अजीब लग रहा था कि अमन इसे क्यों खाना खिला रहा है। यह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, अमन समीर तो खुद भी खा सकता, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, नेहा समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। यह सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से समीर को देखने लगी। वह अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था, उसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख अफसोस हुआ। इसकी आंखों में यह कमी थी, वह देख नहीं सकता था और कल से ना जाने मैंने इसे कितना बुरा भला कहा। अमन के चेहरे पे उदासी थी। अमन कहने लगे कि समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। अमन कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि समीर अंधा है। समीर देखने में खूबसूरत था, आंखें होती तो बात ही कुछ और होता। मेरे बात पर समीर के आंसू छलक गए। कहने लगे,
भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखो मेरी किस्मत कैसी है। मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाना का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। मैंने कहा, यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसके कपड़े बदलवा सकता हूँ। कहने लगे, इस छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस का काम संभालूं या इसे संभालो, बहरहाल तुम मैनेज कर लेना। यह कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी और सोच रही थी क्या करूं क्या नहीं। तभी मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज आई और वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई कहाँ रख दिए हैं। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है। उसका शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन उल्टा सीधा बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैंने उसके शर्ट के बटन बंद किए तो वह खुश हो गया। कहने लगे, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया, उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ तो दो। मैंने कहा, क्यों। कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़वाया। यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथों को अपने दोनों हाथों से मिलाया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई थी। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अमन भाई पर आ गई। और शादी के बाद आपने भी तो कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा तेवर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वह मुझसे बहुत ज्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो वह मुझे खुद पुकार के कहता था, भाभी मुझे शर्ट पहना दो, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहा था कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। यह काम तो वह खुद भी कर सकता है। मुझे तो लगा था कि बस एक तेवर है और एक मेरे पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो इस समीर की वजह से घन चक्कर बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भाग भाग कर उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता और कहने लगता, मेरे साथ बैठो और गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह तो देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। इसीलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनता। उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और उसे एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ यह गाना सुनो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। काम का क्या है, छोड़ो, काम कभी खत्म हुए हैं। मैं उसके बराबर बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो यह बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे। वह हंसने लगा और कहने लगा, आपका सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, अब जो तुमने आवाज दी तो समझा, मुझे बस काम के वक्त ही बुलाया करो। अभी मुझे खाना बनाना है। तुम्हारे भैया मुझे बिरयानी कहकर गए हैं
और तुम्हें तो बिरयानी पसंद है ना, तो तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। मैं ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि देवर का कमरा भी लगे हाथों साफ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं देवर के कमरे में दाखिल हुई, वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं कर देता हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पे डाल दिया है। भाभी, ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो कि छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी ही उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया और कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा कर दी जिसमें अच्छी अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, आपने बहुत काम कर लिया, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, समीर, यह क्या हरकत है? मेरे हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ चिप्स तल दूं? तो कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे, और आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं और मुझे बताएं कि चाय कैसी बनती है। मैंने कहा, मेरी फिक्र छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई और चिप्स तले, फिर उसको चाय दिए। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह न थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे, देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो। मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का कच्चा खाना खाकर रहना पड़ता है और घर आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था। मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा। मैं कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही कमरे में दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह अपने स्टिक की वजह से चलता हुआ मेरे पास आया और बोला कि भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया है? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अपने भैया को फोन कर दो और कह दो कि वो जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर समीर कमरे से बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह सुनकर मैं एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई और अपने बुखार को भूलकर जल्दी से कमरे से बाहर आई। देखा कि आवाज किसकी है। किचन से आवाज आ रही थी। अब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए थे। देवर के कपड़ों पे आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से देवर के सर पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन तब तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पे जा रहा था। कहने लगा,
मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अमन को फोन किया। समीर यूं ही थोड़ा तड़प रहा था कि जैसे जैसे उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसका बाजू जल चुका था और वह तड़पे जा रहा था। अमन को जब पता चला तो थोड़ी देर बाद घर आए। समीर का बाजू काफी हद तक जल चुका था। वह रो रहा था। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। और फिर जब मुझे अमित का फोन आया, मैंने फौरन से फोन उठाया कि अमन कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखा करो। यह कहकर अमन रोने लगा, कहने लगा, मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी। इससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम था कि वह किचन में चला जाएगा। आंसू तो मेरे भी बढ़ रहे थे। अमन कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा और घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए। अमन ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, समीर नहीं रहा? आप यह क्या कह रहे हैं? उसको तो बस जरा सी आग लगी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी तो अमन कहने लगे, आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई इधर से उधर तड़पता रहा। मेरा हाथ पकड़कर कह रहा था कि भाई, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो, अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे। लेकिन अब वह जा चुका था। यह सदमा दोनों मियाँ बीबी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर का भाभी भाभी पुकारने वाली आवाज आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता था कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। जब महीनों बाद मैं माँ बनी तो अमन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। लेकिन वह पूरे वक्त भी मैं समीर को याद में रोती ही गुजार रही थी। समीर अच्छा इंसान था। मैं खुद ही सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती। पर जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरा घर बेटा पैदा हुआ। अमन बहुत ठीक रहने लगे थे। अमन ने मुझसे कहा, अपना बेटा का नाम तुम अपनी मर्जी से रखो। मैंने कहा, इसका नाम मैं समीर रखूंगी। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें भर आई। मैंने बच्चे को सीना से लगा लिया और कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा समीर दे दिया है। अब यही हमारे गमों को भरेगा और समीर की याद को पूरी करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।